अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी, सिविल सोसाइटी के मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान, डेफ एंड डम एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे भाइयों और आज इस धरने में शरीक मेरे दोस्तों, कराची के लोगों, गर्मी थोड़ी सी भी बढ़ती है तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है, जो सर्दियों में भी कराची में जारी रहती है। और जब ये लोड शेडिंग होती है और उसमें इजाफा कर दिया जाता है तो ये दर हकीकत हुकूमत, नेपरा और के इलेक्ट्रिक के तमाम दावों की नफी होती है और उस झूठ का पोल खुल जाता है जो पूरे साल ये लोग बोलते रहते हैं। पिछले साल गर्मी जब आई और लोड शेडिंग बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी तो हर साल की तरह के इलेक्ट्रिक ने ये रोना शुरू किया कि हमें गैस जो है वो मजीद चाहिए ताकि हम अपने गैस वाले प्लांटों को मजीद चलाएं। उनको गैस फराहम कर दी गई। फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया, गवर्नर सिंध और जो वफाकी वुज़रा हैं जिनमें बिलखुसूस असद उमर साहब, रज़ाक दाऊद साहब, इन सब लोगों ने गवर्नर हाउस में जो दर हकीकत के इलेक्ट्रिक का सब ऑफिस के तौर पर काम करता है, और अगर मैं ये कहूं कि ये हेड ऑफिस जो के इलेक्ट्रिक का हेड ऑफिस है, ये कम से कम 4-5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ऑफिस के तौर पर भी काम करता है, इसलिए कि सब आपस में मिले हुए हैं। तो उस गवर्नर हाउस में के इलेक्ट्रिक के सीईओ को बुलाकर इन सारे लोगों ने यह ऐलान किया था पिछले साल, और यह बात है तकरीबन जून जुलाई की, और उन्होंने कहा कि कल से लोड शेडिंग कराची में नहीं होगी। और हमने के इलेक्ट्रिक को कह दिया है, अब इनके गैस में भी इजाफा कर दिया गया है और जो इन्होंने वफाक से बिजली मांगी थी वो भी दे दी गई है, और वो कल 1 साल गुजरने के बाद भी आज तक नहीं आई है। और ये तो उस मुहावरे पे अमल करते हैं कि हमेशा कल कल की बात करो, कल तो कभी आती नहीं है। जब अगला दिन आता है तो फिर अगली कल के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए ये जो धोखा बार बार हमें मिलता है, और आप ये देखते हैं कि जब भी लोड शेडिंग बढ़ती है तो खास तौर पर जब इन्हें मजीद गैस चाहिए होती है या मजीद मराहत चाहिए होती है तो करते ये हैं कि कुछ पोश इलाकों की बिजली भी बंद करना शुरू कर देते हैं। यह भी इनका एक जबरदस्त तरीके का धंधा है, और यह आज से नहीं है, कई बरस से चल रहा है। जब पोश इलाकों में लाइट जाती है तो सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि भाई बिजली जा रही है, बिजली जा रही है। उस पर सारे लोग ऑन बोर्ड आ जाते हैं, और फिर उसके बाद होता यह है कि हुकूमती पार्टी में से कुछ लोग आते हैं और यहां पर धरना देना शुरू कर देते हैं। 15, 20, 14, 13 इस तरह के अफराद लाकर खड़ा हो जाते हैं। कभी पीटीआई, कभी एमक्यूएम, कभी पीएसपी, इस तरह के लोग आकर यहां पर मुजाहिरा करते हैं, और इस मुजाहिरे के फौरन बाद मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद मजीद के इलेक्ट्रिक को मराहत मिल जाती है और कराची के लोग उसी तरह से जलील ख्वार होते रहते हैं। तो इसलिए ये एक माफिया है जो हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत है, और ये सब मिलकर हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं। और इस वक्त भी शहर में, जबकि शाम में खासतौर पर मौसम कदरे बेहतर हो जाता है, इस वक्त भी हवा चलना शुरू हो गई है, उसके बावजूद कराची के तकरीबन 70% इलाके ऐसे हैं जहां एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। अब आप कहेंगे 70% इलाके कैसे कह रहा हूं, यानी 70% सारिफीन के ऊपर। ये जब हमें रिपोर्ट देते हैं नेपरा में तो के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि हमने फला इलाके को लोड शेड फ्री कर दिया, फला इलाके को। तो हम चेयरमैन नेपरा से पूछते हैं कि इनसे सवाल करें कि 29 लाख सारिफीन में से कितने सारिफीन को आपने लोड शेड फ्री कर दिया है, या 3 करोड़ कराची के लोगों में से कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने लोड शेड फ्री कर दिया। तो इससे यह पता चलता है कि 70% लोगों में अभी भी एलानिया लोड शेडिंग जो 7.5 घंटे की, 3 घंटे की और 6 घंटे की इस शहर में जारी है, और गर्मियां आने के बाद इस लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया जाता है। कुछ लोगों को यह मराहत दे देते हैं, कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यह मराहत दे देते हैं,
हालांकि इंडस्ट्री के लोग आज भी यहां पर हमारे धरने में आएंगे, आप देखिएगा, वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारे गैस काटी जा रही है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप गैस वाले प्लांट खत्म कर दें ताकि अपनी बिजली प्रोड्यूस ना करें। तो हम कैसे खत्म कर दें कि हमें मालूम है कि के इलेक्ट्रिक हमें मुसलसल बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये फियर इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट में भी मौजूद है कि जिसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर भी असर पड़ेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि हुकूमत ये दावा करती है कि इस वक्त पिछली हुकूमतों ने इस तरह के मुआहदे किए कि बिजली हमारे पास एक्सेस हो गई है, ज्यादा हो गई है, हमारी जरूरत से 30-40% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, और इसको जवाब बनाकर के इलेक्ट्रिक को मजीद बिजली दे भी दी जाती है नेशनल ग्रिड से। लेकिन जब ये सब कुछ है तो फिर लोड शेडिंग क्यों है, ये अजाब क्यों मुसल्लत है? के इलेक्ट्रिक का मामला यह है कि कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट की कंपनी तो ये केईएससी थी, फिर इस केईएससी को बेच दिया गया था, और बेचते वक्त उसी शख्सियत ने तकरीर फरमाई थी जिसने कल तकरीर फरमाई है कौमी असम्बली के अंदर। किसने तकरीर फरमाई है कल कौमी असम्बली में बजट की? किसने फरमाई है? ये यही शौकत तरीन साहब थे जो मुशर्रफ साहब के साथ वजीर खजाना थे और एमक्यूएम के साथ मिलकर इस शहर में एमक्यूएम का तूती बोलता था। एमक्यूएम की मर्जी से शहर बंद होता था, शहर खुलता था। लंदन में किसी को छींक आ जाए तो कराची बंद कर दिया जाता था। लेकिन इसी एमक्यूएम ने कराची का ये केईएससी का जो इदारा था, हमारा इदारा था, ये इस इदारे को इसके खंभों की कीमत के बराबर बेच दिया था। और उस वक्त भी इन्होंने इमरान शाह साहब को 73 अरब रुपए उसकी डंडी मारी थी। इसके शेयर्स को गिरा दिया गया था, 9 रुपए से 1.5 रुपए पे ले आए थे, और उसके बाद इसको बेच दिया 16 अरब में, और बाद में इन्होंने इसको फिर दोबारा से वैसे ही कर दिया। इसका मतलब यह है कि यह करप्शन और लूटमार एक एक पार्टी को बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग यहां पर एक एक पार्टी को बेनकाब करेंगे। यह एमक्यूएम करप्शन की थी, इसने मुशर्रफ के साथ मिलकर और हमारे शहर के इदारे को बेचा था। और हमें इसी शौकत तरीन ने कहा था, इन्हीं साहब ने, कि अब क्योंकि ये प्राइवेटाइज हो गई है तो ये खुद इन्हिसारी हो जाएगी, इनके प्लांट बढ़ जाएंगे, जनरेशन बढ़ जाएगी, ट्रांसमिशन ठीक हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगी। लेकिन 3 साल का मुआहदा हुआ, अगरचे कि वो मुआहदा भी ऐसा है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वो एक जाली मुआहदा था। लेकिन उस जाली मुआहदा होने के बावजूद, जिसे कई बरस तक तो कौम के सामने लाया ही नहीं गया था, बिलाखिर हमने निकलवाया, सुप्रीम कोर्ट में हमने केस किया। लेकिन अजीब अजीब अदालती निजाम है, कितने बरस गुजर गए कि आज तक 1-2 हियरिंग के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कराची के 3 करोड़ से जायद लोग अजाब में मुब्तला हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग नहीं करता है। इधर उधर के मुकदमात ले लेते हैं, जनरल रिमार्क्स पास करते हैं, बात आगे बढ़ जाती है, और यह माफिया इसी तरह से हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत रहता है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कहता हूं कि आप इंसाफ करें, और यह अहम तरीन मसला है जिसकी तमाम तर चीजों को देखते हुए इस केस को सुना जाए। अनकरीब हम एक फ्रेश पिटीशन भी जो है वो फाइल करेंगे, जो मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से तमाम आदाद शुमार के साथ हम अदालत के अंदर लेकर जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि उस वक्त 3 साल मैंने जो काम करना था वो उन्होंने 16 साल में भी नहीं किया है। 18 लाख सारिफीन थे उस वक्त, आज 29.5 लाख सारिफीन है। जितनी पैदावारी यूनिट उस वक्त ये बनाते थे, सिर्फ 11% उन यूनिट्स का इजाफा किया है इसके बिकी हुई के इलेक्ट्रिक ने, जो निचकारी जिसकी हो चुकी है। हमें निचकारी के नाम पर धोखा दिया गया। आज हमारे दरमियान वो लोग भी मौजूद हैं जिन्हें मुलाजमतों से निकाल दिया गया था। 5000 के करीब लोगों को मुलाजमतों से निकाला गया था, और यह तय हुआ था, जब यह प्राइवेटाइजेशन हुई थी तो उस वक्त तय हुआ था कि इनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि हम हर यूनिट पे 15 पैसे चार्ज करेंगे, और जो 15 पैसे चार्ज करेंगे वो जो है हम मुलाजमीन को निकालेंगे नहीं, इनकी तनख्वाहों में इस्तेमाल होंगे। मुलाजमीन भी निकाल दिए, और 10-12 बरस तक हमसे 15 पैसे फी यूनिट भी चार्ज करते रहे। इस करप्शन को कौन पकड़ेगा? इस पर कौन आवाज उठाएगा? इमरान खान साहब, आप करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, इस करप्शन को कौन पकड़ेगा? आप नून लीग की और पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की ये करप्शन क्यों नहीं नेब के सामने लेकर जाते? बाकी चीजों पर तो आप बात करते हैं, तो हम बताएंगे कि वो क्यों नहीं लेकर जाते। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मुशर्रफ के बाद बनी, और पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी तो उसका इत्तेहादी कौन था? कौन थी उसके इत्तेहादी? अब एमक्यूएम इतनी कमजोर हो गई है कि आप इसके नाम भी इतने आवाज से ले रहे, आहिस्ता से ले रहे। उस वक्त तो बहुत ताकतवर थी।
उस वक्त तो बहुत ताकतवर थी, मुशर्रफ के साथ भी इत्तेहादी थे जब बेचा था, और जब दोबारा बेचा तब भी इत्तेहादी थे, और 50-60 अरब रुपए कम से कम जो उनकी लायबिलिटी थी वो माफ कर दी गई। और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने बड़ी किकबैक लेते हुए हमारी जेबों पे डाका डाला और के इलेक्ट्रिक के शेयर्स को कुछ कंपनियों से दूसरी कंपनियों की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, जबकि उन कंपनियों के लोग तकरीबन वैसे ही थे। और फिर इस इदारे को कहां पर उन्होंने रजिस्टर करवाया है? कैमन आइलैंड। ये क्या है? ये ऑफशोर कंपनी है के इलेक्ट्रिक, अब जिसको उस जजीरे में जाकर रजिस्टर करवाया गया है कि जहां से फिर जिस तरह भी इमरान शाहिद ने बताया कि अगर शंघाई इलेक्ट्रिक को इसके शेयर तक ट्रांसफर होंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे मिलने चाहिए अरबों रुपए, वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे और वो पैसे जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। ऑफशोर कंपनियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में गए थे इमरान खान साहब, तो इस ऑफशोर कंपनी के बारे में आप क्या कहते हैं कि जिसके मालिकों में से आपका जाती दोस्त और आपका एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर इंटरनेशनल चोर डाकू आरिफ नकवी शामिल है। इस आरिफ नकवी को दुबई में पेनल्टी लगी है, दुबई की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इसके फ्रॉड करने पर। इस आरिफ नकवी को यूके में सजा हुई है, हाउस अरेस्ट है वो एक तरह से, और इस आरिफ नकवी पर अमेरिका में केस चल रहा है और अमेरिका यूके से मांग रहा है इस बंदे को, और अगर आरिफ नकवी अमेरिका चला गया तो उसको 200 साल की सजा हो सकती है, लेकिन अमेरिका में उसको सजा हो सकती है, यूके में वो हाउस अरेस्ट हो सकता है, दुबई में उसको पेनल्टी लग सकती है। इमरान खान उसको हाथ नहीं लगाएगा, और जब उसको हाथ लगाने के लिए बशीर मेमन ने इजाजत तलब की तो इमरान खान ने मना कर दिया कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सामने आइए और अपनी ईमानदारी का सबूत दीजिए। तकरीरें करने से मसला हल नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि कराची के 3 करोड़ लोगों का खून चूसने वाले आप उन्हें सपोर्ट फराहम करते हैं, फिर आप कैसे ईमानदार हैं? हम कैसे आपको ईमानदार तस्लीम करें? कैसे हम आपकी दयानत की बात करें? सारे चोर आपकी टीम का हिस्सा होते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, नदीम बाबर साहब इनकी टीम का हिस्सा थे। वो नदीम बाबर साहब जो 50 मेगावाट का एक प्लांट है और उससे आईपीपी के तौर पर के इलेक्ट्रिक का मुआहदा है और जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट नदीम बाबर की कंपनी हासिल करती है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तजाद क्या होता है? ये मफादात का तसादुम क्या होता है? उसके बाद वो भी चलते रहे, फिर किसी और सबब से उन्हें आगे पीछे किया गया है। अब वो साहब इनके मुशीर हैं ताबिश गौहर, जो कभी यहां पर इनके सीईओ रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, और ताबिश गौहर साहब की तो वो ईमेल रिकॉर्ड पर है जब उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो 10 लाख यूनिट का इजाफा चाहिए। ऐसा ही इमरान भाई? और वो रिकॉर्ड पर चीज मौजूद है कि हमें रिकवरी चाहिए। और ये रिकवरी किससे करवाते थे? ये रिकवरी करवाते थे भत्ताखोरों से, दहशतगर्दों से, जो पार्टियों के मुख्तलिफ जरगे चल रहे थे, अस्करी विंग चल रहे थे, जिसमें आपको सबको मालूम है कौन कौन लोग शामिल थे। गैंगवार चल रही थी, इनके जितने क्रिमिनल थे वो के इलेक्ट्रिक के रिकवरी अफसर थे और इनके जरिए से रिकवरियां होती थी। आप ये देखें कि इनको गैस फराहम की जा रही है, के इलेक्ट्रिक को इनको मराद फराहम की जा रही है बगैर किसी एग्रीमेंट के। इनको गैस की फराहमी कई साल से जारी है और ये पैसे अदा नहीं करते तो इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। आप अगर ओवरड्यू होने के बाद 2 दिन भी बिल जमा ना कराएं तो आपकी बिजली काटने के लिए आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? और कोर्ट ने इनसे कहा है कि आप 3 महीने तक बिजली नहीं काट सकते। नेप्रा ने इनसे कहा है, लेकिन इसके बावजूद इस माफिया के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। हमारी तो 1-2 महीने में बिजली काटने आते हैं और खुद कई बरस से अरबों खरबों रुपए खाकर बैठे हुए हैं। इसलिए इनसे सवाल नहीं होता कि जितने लोग पार्टियों के अंदर मौजूद हैं इस माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर हम गलत बात करते हैं तो कोई सामने आए और कह दे कि हम गलत बात कर रहे हैं। कोई जो झुटला नहीं सकता इन हकायक को। इसलिए हमारा यह मुतालबा है कि वो बिजली की कंपनी, चले आपने इसको प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन अगर इसने जनरेशन पूरी नहीं की, इसने ट्रांसमिशन में पैसे नहीं लगाए, इसने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं की, तो किस बुनियाद के ऊपर यह कंपनी अपनी मुद्दत पूरी कर रही है? इसका लाइसेंस हर सूरत में कैंसिल होना चाहिए और इसके 16 साल का
फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? एक ऑडिट होता है, आप लोग सब जानते होंगे, कि जो रैंडम ऑडिट होता है, मुख्तलिफ जगहों से पर्चे निकाल कर चेक किया जाता है कि अकाउंट्स में गड़बड़ तो नहीं हो रही। यहां भी बहुत धंधे चलते हैं, हमें मालूम है। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब है कि एक एक बिल देखा जाएगा, एक एक ईमेल देखी जाएगी, एक एक का हिसाब किया जाएगा, सारे चोरों को बेनकाब किया जाए, और जितने चोर हुकूमती नून लीग के जिन चोरों ने इनको तहफ्फुज फराहम किया, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, जिसने भी इनको तहफ्फुज फराहम किया है, उन सबको बेनकाब किया जाए। हमारा यह मुतालबा दुरुस्त है कि गलत है? आप मुझे बताएं। यह कराची का मुतालबा है कि नहीं है? आप मुझे बताएं। ये 3 करोड़ लोगों पे जो आकर चाहे जिस तरह से चाहे लूट मार करे, और जाकर जो है वो साफ सुथरे बनकर आप यहां से रवाना हो जाए। और अब यह किया जा रहा है कि जो 500 अरब रुपए, 500 अरब रुपए यानी 150 अरब रुपए के लिए तो दर बदर की ठोकरें खाता फिरता है वजीर आजम हमारा, कि हमें कोई 1 अरब डॉलर दे दे, कोई हमें 5 अरब डॉलर दे दे। अभी इतने शादियां बजा रहे हैं कि सऊदी अरब ने इनको तकरीबन 90 करोड़ रियाल, अब ये इन्होंने रियाल में इसलिए बताया कि ताकि ज्यादा नजर आए वरना दिए ज्यादा नहीं है, दिए तो उन्होंने 5 अरब डॉलर है, लेकिन उन्होंने बता इसलिए रहे कि ताकि ज्यादा महसूस हो। तो 90 करोड़ रियाल जो है वो देने की, और सूद के ऊपर कर्जा दे रहा है सऊदी अरब। यह भी शर्म की बात है, लेकिन इसको बजा रहे हैं बगले। तो भाई, जो आपके पास इतने बिलियन डॉलर मौजूद हैं, जो इस एक कंपनी ने खाए हुए, प्राइवेट कंपनी ने, इसको अगर आप लेकर आए तो मुल्क की मईशत में कितनी बेहतरी पैदा हो जाएगी, इस शहर की डेवलपमेंट में आप उसको लगाएं। लेकिन ये काम ये नहीं करेंगे, इसलिए कि मिलकर खाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, वहां से हमारा मुतालबा है, फॉरेंसिक ऑडिट, लाइसेंस को कैंसिल करो, और एक ताजा दम शिकारी लाने की जो कोशिश हो रही है। देखिए, शंघाई इलेक्ट्रिक से इनके कई बरस पहले मामला तय हुए थे। 177 अरब रुपए उस वक्त की कीमत थी डॉलर में, अब तो ये तकरीबन 250-300 अरब रुपए हो जाएंगे। उन्होंने उस वक्त ये रेट तय किए, और यह तय पा गया था मामला कि इनको रवाना कर देंगे और शंघाई इलेक्ट्रिक आ जाएगी। शंघाई इलेक्ट्रिक ने इनसे डिमांड की कि इतनी लायबिलिटीज के साथ हम नहीं आ सकते, और उनकी बात देखा जाए तो जायज है कि पिछलों के पैसे वो क्यों अदा करें। तो हुकूमत अब ये रास्ता फराहम करने की कोशिशों में है कि इन चोरों को किस तरह से रवाना करके ताजा दम शिकारी को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाए, और उनकी मर्जी का टैरिफ भी उनको दिया जाए, और उनकी लायबिलिटीज भी उनके ऊपर कोई ना हो। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये कराची चरागाह नहीं है कि जिसका मर्जी आए यहां पर आए, इसको खाए, और फिर डकार लिए बगैर जाकर डकार भी उधर जाके मारे ये बाहर। ये नहीं चलेगा आप, और किसी तरह से भी इसको इनको भागने नहीं देंगे। इनको पकड़ना होगा, लाइसेंस कैंसिल करना होगा, कौमी तहवील में ले, और स्टेक होल्डर की कमेटी बनाए। 51% शेयर्स 51% शेयर्स गवर्नमेंट के होने चाहिए, जिसमें 25% कराची पे खर्च करने का इंतजाम किया जाए कि इसका प्रॉफिट का 25% कराची पे खर्च होगा, और बकिया सूबे और मरकज के शेयर हो। 49% शेयर्स के लिए आप कंपनियों को इनवाइट करें, मोनोपोली ना हो उसके अंदर, उसमें जो है ये ना कंपटीशन पैदा करें, ताकि मोनोपोलाइज जो लाइसेंस मिल जाता है, जो चाहो करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हम इस जायज डिमांड पर एहतजाज कर रहे हैं। हमने धरने दिए हैं, हम कोर्ट में गए हैं, हमने मुज़ाकरात किए हैं, और हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी इस काम में हमारे साथ ताउन नहीं करती, इसलिए कि सब या तो ब्लैक में है या ग्रे में है। कोई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिमत करने की अखलाकी जुर्रत नहीं रखता है। इसलिए यह आपका फर्ज है जो जमात इस्लामी से वाबस्ता है, जमात इस्लामी पर एतमाद करने वाले अवाम है, यह आपका फर्ज है कि आप अपने रस्ते से ना हटें। यह ना सोचें कि एहतजाज करने से क्या होता है। अगर आप 4-5 साल से मुसलसल एहतजाज ना कर रहे होते तो अभी आपका बिल जितना आता है, जो बहुत ज्यादा है, इससे भी कहीं ज्यादा बिल आता। अगर आप एहतजाज ना कर रहे होते तो अभी भी आपसे डबल बैंक चार्जेस वसूल हो रहे होते, जो पहले वसूल किए जा रहे थे और आपके एहतजाज के नतीजे में वापस हुए हैं। आपको मीटर रेंट के पैसे अभी भी देने पड़ते। इसलिए हम मुजाहिमत के जरिए से अपना इदारा वापस लेना चाहते हैं और चोरों को और डाकुओं को बेनकाब करना चाहते हैं। इस जिद्दोजहद को आप दीन की जिद्दोजहद समझ के करें। यह हक की जिद्दोजहद है, यह जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है, ये लोगों को परेशान करने वाले लोगों को बेनकाब करना, यह दीनी जिद्दोजहद है।
इस जज्बे के साथ आप इस मार्के में मौजूद रहे। आज हम इस हेड ऑफिस के सामने पुरअमन तरीके से बैठे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर ये समझें आप कि हम तो आते हैं पुरअमन तरीके से बैठते हैं और चले जाते हैं, तो इनको बैठने दो, तकरीरें करने दो, हम तो इस माफिया को ही सपोर्ट करेंगे, तो हम फिर दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस एहतजाजी धरने को हम सड़क पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? इस ऑप्शन को अपने पास आप मौजूद रखें और हम इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हम जितने डर रहे हैं इसलिए कि हम जानते हैं इस वक्त शहर की सूरत हाल यह है कि लॉकडाउन लगा दिया जाता है, पूरे मुल्क में कुछ और होता है। इस शहर और इस सूबे के साथ ये हुकूमत क्या कर रही है? ताजिर परेशान है, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोड शेडिंग का अजाब अपनी जगह मौजूद है, पानी से महरूम किया हुआ है। तो इतने ज्यादा परेशानियों में हम आवाम को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आवाम से कहता हूं कि हो सकता है कि एक वो पॉइंट आए कि जिसमें आपको थोड़ा सा परेशान होकर ज्यादा राहत हासिल करने की तरफ जाना पड़ेगा, और उसका फैसला इंशाअल्लाह हम मुशावरत के साथ करेंगे कि वक्ती तौर पर अगर हमें तंग होना पड़े, शहर को बंद करना पड़े, अपने एहतजाज को वसी करना पड़े, तो हम उस रास्ते को भी इख्तियार करेंगे ताकि हमें फिर ये माफियाओं से हमारी जान छूट सके। इसलिए आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, एक एक करके चीजें हम डॉक्यूमेंट्स के जरिए से, दस्तावेजी सबूतों के जरिए से इन सारी हुकूमतों को बेनकाब करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस वक्त सिंध हुकूमत यहां पर मौजूद है, जबकि इलेक्ट्रिक की बात की जाए कहते हैं ये विफाक का मसला है। भाई ये विफाक का मसला तो है, लेकिन आप किस जगह पर, किस खत्ते के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं? कैसे मुमकिन है जब आपको जरा सी तकलीफ होती है और आपके नूरियाबाद के प्लांट को गैस की सप्लाई नहीं होती, तो आप पूरे शहर, पूरे सूबे के अंदर एहतजाज करते हैं। पीपल्स पार्टी ने मज़ार कायद समेत पूरे सूबे में एहतजाज किया, और गैस की सप्लाई जब नूरियाबाद के पावर प्लांट को शुरू हो गई और नूरियाबाद से के इलेक्ट्रिक का खाता खुल गया, और अनवर मजीद मेमन जो ओमनी ग्रुप और फरजदारी साहब का फ्रंटमैन के तौर पर मौजूद है, उनका खाता चलना शुरू हुआ, तो के इलेक्ट्रिक को भी पीपल्स पार्टी भूल गई, लोड शेडिंग को भी पीपल्स पार्टी भूल गई। ये फ्रॉड नहीं चलेगा। आप 13-14 साल से लगातार हुकूमत कर रहे हैं। अगर इस शहर के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और एक कंपनी ज्यादती कर रही है, तो आप भी मैदान में आइए, आप भी धरना दीजिए, हमारे से एहतजाज में शरीक हो, फिर हम समझेंगे कि आप जो है कोई अलग मौकिफ रखते हैं, वरना हम समझेंगे कि ये सारे चोरों के टब्बर में आप भी शामिल हैं, और आपके माजी में जो के इलेक्ट्रिक के साथ समझौते हैं वो इस बात का इजहार भी कर रहे हैं। इसलिए ये सारी जमातें जो हुकूमतों में हैं या हुकूमतें करती रही हैं, ये इसके इलेक्ट्रिक को एम्पावर करती रही हैं और हमारा हाल बुरा करती रही हैं। ये धरना जारी है, और आप मुझे बताएं कि इस धरने को हम जारी रखेंगे तो आप लोग क्या घर वापस जाएंगे या मौजूद रहेंगे? इतना तो मुझे बता दें। आप मौजूद ही नहीं रहे, बल्कि अपने दोस्तों को बुलाना शुरू करें, इस धरने को बढ़ाना शुरू करें। आप जब मुजाहिमत को आगे बढ़ाएंगे, अपनी तादाद को बढ़ाएंगे, पूरी कुव्वत के साथ अपने मुतालबे के लिए, अपने हक के लिए निकलेंगे, तो इंशाअल्लाह इससे फर्क पड़ेगा और आपको आपका हक मिलेगा। कराची के हुकूक की ये तहरीक आगे बढ़ रही है, और रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। मैं आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आप आज अपना सारे काम छोड़कर यहाँ के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर मौजूद हैं और कराची के 3 करोड़ से कहीं जायद लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये धरना जारी रहेगा, और हम इस जुद्दोजहद के लिए अगले जो है वो मरहले का या आइंदा के लाए अमल के लिए मुशावरत जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।